गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो हमारा सेक्शन ए है उसमें हम जो हमारा क्लासिफिकेशन का पार्ट है उसको ब्रीफली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग क्लासेस जो कोडेड समूह है, हमारा दो कोडेड फाइलम है, उसमें अलग अलग क्लासेस के जनरल कैरेक्टर और उसके क्लासिफिकेशन के ब्रीफली हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने आपको फिशीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ाया, उसके जनरल कैरेक्टर्स बताए, मतलब मछलियों के कोडेट्स के अंदर। उसके बाद हमने एम्फीबिया की डिटेल में बात की और आज हम ले रहे हैं रेप्टाइल्स। एम्फीबिया के बाद कौन आते हैं? रेप्टाइल क्लास के जंतु आते हैं। रेप्टाइल्स किनको कहा जाता है? दीज आर द क्रीपिंग एनिमल्स, जो रेंग कर चलते हैं पृथ्वी पर। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल ये हैं, स्थल पर पाए जाने वाले पहले प्राणी हैं, रेंग कर चलने वाले प्राणी हैं ये, है ना। जिसमें इनका वेंट्रल सरफेस जो होती है, इनकी छाती वाला जो हिस्सा होता है, अदर दिशा, वो जो अदर सरफेस है इनकी, वो क्या होती है? जमीन के हल्की सी टच होती है, अधिकतर के टच होती है और कुछ थोड़ा सा उठ के चलते हैं, बट हम मान सकते हैं कि पेट के बल जो चलते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं, रेंग कर चलने वाले, रेंगने वाले जंतु। और ये फर्स्ट लैंड यानी पृथ्वी पर पूर्ण रूप से अनुकूलित फर्स्ट ये एनिमल थे। उससे पहले जो मेंढक आए थे, आपको मालूम था, वो दोनों हैबिटेट में रह रहे थे, पानी में भी और टेरेस्ट्रियल भी। पूरी तरह से पृथ्वी के एनवायरनमेंट के प्रति अनुकूलित नहीं थे वो मेंढक, उनको पानी में जाना पड़ता था, एम्फीबियंस को। लेकिन ये रेप्टाइल्स ऐसे प्राणी हैं जो इनके बाद आए, और ये जो पृथ्वी का तापमान था, पृथ्वी पर क्या समस्या थी जीव के लिए रहने के लिए, जो समस्या थी, सबसे बड़ी चैलेंज क्या था पृथ्वी पे? एक तो पृथ्वी का टेम्परेचर, बार बार तापमान का कम होना, बार बार तापमान का ज़्यादा होना। कैसे? कि पृथ्वी पे आप जानते हैं सूर्य निकलता है, और सूर्य जो होता है, सूर्य जब निकलता है तो सूर्य जब तक रहता है तब तक गर्मी रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जब सूर्य छिप जाता है तो हमारे जो लैंड का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जंतुओं के सामने ये चैलेंज है, उसके पास एक मैकेनिज्म होनी चाहिए बॉडी के अंदर, इसको एडजस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। जिस जीव के पास तापमान को एडजस्ट करने की क्षमता नहीं है, मतलब शरीर का तापमान बार बार बदल रहा है, तो उसके डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसको एडजस्ट होना पड़ता है, एडेप्टेड होना पड़ता है उस एनवायरनमेंट के प्रति। इन जंतुओं के सामने सबसे बड़ी समस्या तापमान की थी। उससे बचने के लिए इनकी स्किन क्या पाई गई? स्किन रफ होती है ताकि वेपोराइज ना हो सके, पानी उड़ ना सके। बहुत सारे इनमें पृथ्वी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अनुकूलन क्या हो गए? उत्पन्न हो गए, और उन्हीं अनुकूलनों के कारण ये पृथ्वी पर पूर्ण रूप से रहने वाले, पूर्ण रूप से सक्षम पहले कोर्डेटा प्राणी थे, है ना। उससे पहले हम एम्फीबिया पढ़ रहे थे, तो एम्फीबिया पूर्ण रूप से सक्षम नहीं थे, उनमें कई कमियां थी। लेकिन ये फर्स्ट टोटली एडेप्टेड लैंड वर्टिब्रेट्स हम इनको कह सकते हैं। तो चलिए अपन इसके जनरल कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं, साथ के साथ इंट्रोडक्शन के जनरल कैरेक्टर्स, मुख्य लक्षणों की बात करेंगे कि किनको हम रेप्टाइल्स कह रहे हैं। सबसे पहली बात मैंने बताई आपको, दीज आर द क्रीपिंग एनिमल, these are creeping animals, रेंग कर चलने वाले जीव हैं, जिससे इनकी वेंट्रल सरफेस पृथ्वी को क्या होती है? टच होती है। एक बात। दूसरी बात मैंने कहा, फर्स्ट टोटली एडेप्टेड लैंड वर्टिब्रेट, ठीक है, पूर्ण रूप से पृथ्वी पर अनुकूलित, यानी पृथ्वी के तापमान के पूर्ण रूप से सक्षम जो रहने वाले थे, पृथ्वी पर रहने वाले, वो यही कहे जाते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो इनमें क्या ऐसी क्षमता पाई गई? इनकी त्वचा, अगर ये पृथ्वी के तापमान को सक्षम है उससे फेस करने के लिए, तो इसमें ऐसी क्या विशेषता होती है? उसके लिए इनकी स्किन जो होती है क्या हो जाती है? रफ हो जाती है, रफ और कॉर्निफाइड। अगर स्किन रफ होगी तो क्या होगा? जो वाटर होता है वो वेपोराइज स्किन से नहीं हो सकता। अगर नम त्वचा होगी तो सूर्य के तापमान से क्या होगा? जो अंदर का पानी है कोशिकाओं का, वो भाप बन के उड़ जाएगा। इसलिए इनकी त्वचा नम नहीं होती। एम्फीबिया में नम थी, लेकिन इनकी नम नहीं है। इनकी त्वचा कैसी होगी? रूखी होगी, खुरदरी होगी, स्केल्स पाए जाएंगे, जिसकी वजह से कम पानी इनकी बॉडी से उड़ सके, पानी तापमान से इनकी रक्षा हो सके। इसलिए इनकी त्वचा कैसी पाई जाती है? सूखी। ये मेन कैरेक्टर है। स्किन रफ, कॉर्निफाइड विद
एपिडर्मल और डर्मल स्केल्स, यानी त्वचा पे जो स्केल्स पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं, वो एपिडर्मिस या डर्मिस का रूपांतरण होते हैं। अगर एपिडर्मिस का रूपांतरण होते हैं तो एपिडर्मल स्केल्स कहते हैं, और डर्मिस का रूपांतरण होता है तो डर्मिस स्केल हम उनको कह सकते हैं। तो त्वचा इनकी रफ पाई जाएगी, खुरदरी पाई जाएगी। किन कारण से खुरदरी है, किस वजह से है? कॉर्निफाइड हो चुकी है, स्केल्स पाए जाने की वजह से क्या हो गई? रफ हो गई स्किन, और रफ स्किन होने की वजह से ये बच जाते हैं। तापमान इनका जो है, बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इनके फर्क पड़ता है इस चीज से। दूसरी बात, स्किन हैव नो ग्लैंड्स, त्वचा पर ग्रंथियां नहीं पाई जाती। मेंढक में त्वचा पे ग्रंथियां पाई जा रही थी ना, म्यूकस ग्लैंड, इसलिए मेंढक की त्वचा चिकनी थी, लेकिन यहाँ पे ग्रंथियां नहीं पाई जा रही स्किन पे किसी प्रकार की। और स्किन कैसी है? रफ है, रफ कॉर्निफाइड एंड एपिडर्मल स्केल्स कवर्ड बाय। नेक्स्ट है, त्वचा खुरदरी है जो इनकी तापमान से रक्षा करती है। किस तरह के प्राणी है मैं बोल रहा हूं? पोइकिलोथर्म्स एनिमल, पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। देखिए पोइकिलोथर्म का मतलब क्या है? पोइकिलोथर्म का मतलब है शीत रुधिर प्राणी। जैसा इनको और क्या कह सकते हैं? कोल्ड ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर का जो तापमान होता है वो हमेशा बाहर के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। ऐसे प्राणियों को कोल्ड ब्लडेड या शीत रुधिर प्राणी कहते हैं। और इनको हम जूलॉजिकल टर्म क्या दे सकते हैं? पोइकिलोथर्म। समझ गए? जब मैंने आपको एम्फीबिया पढ़ाया था, इससे पहले वाला मेंढक, उसकी बात की थी, तो वहां मैंने बताया था वो भी क्या थे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे या पोइकिलोथर्म्स थे। क्या बात इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने कहा कि कोल्ड ब्लडेड वो हैं जिन जंतुओं के शरीर का तापमान, अंदर का तापमान बाहर के वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। जैसे बाहर सपोज कीजिए कि ठंड हो रही है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कम टेम्परेचर के अंदर अगर ये जाएंगे तो इनके अंदर का जो बॉडी का जो ब्लड का है, ब्लड का अंदर का जो तापमान है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम होने से क्या हो जाएगा? इनका रुधिर जम सकता है ना, इनके प्रोटीन जो है रुधिर के अंदर सारे डीनेचर हो जाएंगे और इनकी मृत्यु हो सकती है। इसको कहते हैं, इस तरह के प्राणियों को क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड। अब ये क्या करेंगे? सर्दी से बचने के लिए क्या करेंगे? ये ऐसे गर्म स्थानों पर चले जाएंगे, नीचे बिल में चले जाएंगे और अपनी बॉडी को निष्क्रिय कर लेते हैं, है ना, बाहर नहीं निकलते खाने पीने के लिए। जो खा पी रखा है पहले से, उसी की जो फैट होती है या कंजर्व्ड मटेरियल होता है, उसी को ये यूज करते रहते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बिल्कुल कम कर देते हैं और बिलों में ऐसे मरणासन की स्थिति में पड़े रहते हैं, इनएक्टिव होकर के। ठीक है, ये कंडीशन कहलाती है शीत निष्क्रियता, शीत के प्रति निष्क्रिय हो जाना, है ना। और इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता। तो ये शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं जंतु। क्यों दर्शाएंगे? क्योंकि इनके शरीर का तापमान निश्चित ना रह करके वातावरण के अनुसार बदलता है, तो ये बचने के लिए कुछ तो करेंगे ही ना, तो इसलिए बिलों में छुप जाते हैं। आप देखते होंगे अक्सर आपको मेंढक, छिपकली वगैरह ये सब कब दिखाई देते हैं? गर्मियों के समय। लेकिन एकदम कड़ाके की जब ठंड पड़ती है तो आपको ना छिपकली दिखाई देगी और ना ही मेंढक दिखाई देंगे। कारण क्या है? कि वो गर्म स्थानों पर छुप गए जाकर के। अगर वो बाहर आएंगे तो उनका तापमान शरीर का क्या हो सकता है? कम हो सकता है और उनकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए वो बचे रहते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, मार्च अप्रैल का महीना आता है, गर्मी आने लगती है, तब ये अपने बिलों से या निष्क्रिय अवस्था से बाहर आते हैं और फिर ये भोजन करते हैं। बात मुझे मतलब आपको समझ में आ गई मुझे लगता है। कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म का मतलब क्या है मैंने डिटेल से आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, और रेप्टाइल्स में क्या देखने को मिलता है? रेप्टाइल के अंडे कैसे होते हैं? अंडों की बात करें, चलिए अंडों की बात कर लेंगे। उससे पहले अपन रिप्रोडक्शन की बात करने से पहले अपन इसके जनरल कैरेक्टर जो ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले त्वचा की बात की, त्वचा कैसी है, कब आए थे, कैसे जंतु हैं, इनकी बात की, और इनके शरीर का तापमान क्या है इसकी बात की। अब हम बात करते हैं इसके श्वसन की। श्वसन कैसे करते हैं? रेस्पिरेशन बाय लंग्स, फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। उससे पहले आप देख रहे थे मेंढक के अंदर फेफड़े तो पाए जा रहे थे अडल्ट में, लेकिन लार्वा में क्या पाया जा रहा था? गिल पाया जा रहा था पानी में। लेकिन ये जंतु ऐसे पहले प्राणी हैं जिनमें टोटली श्वसन के लिए किस पे डिपेंड है? फेफड़ों के द्वारा डिपेंड है। और इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन पाया जाता है। वायवीय श्वसन का मतलब है वायु से सीधे ऑक्सीजन को नाक के द्वारा
या नेयर्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है और वो सीधी फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों के अंदर उसको कैप्चर कर लिया जाता है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के द्वारा, और कैप्चर करके फिर उसको सिस्टम के अंदर छोड़ा जाता है। इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन बाय लंग्स इनके अंदर। अब हार्ट की बात करें तो हार्ट कैसा होता है? हार्ट इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। हार्ट जो होता है इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। 4 कोष्ठीय हृदय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। लेकिन छिपकली और सांप जितने भी रेप्टाइल हैं उनमें तो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल मगरमच्छ इनका सबसे एडवांस इस क्लास का रेप्टाइल का जंतु है। तो वहां तक आते आते हार्ट क्या हो जाता है, इनकम्प्लीटली जो उसका वेंट्रिकल होता है आधा आधा बढ़ जाता है। क्या पोजीशन होगी देखिए, मगरमच्छ के अंदर बात करें तो अगर छिपकली और सांप हैं तब क्या होगा, 3 चैम्बर्ड होता है, ऐसे 3 चैम्बर्ड, सॉरी, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल और ये क्या है, वेंट्रिकल, यानी 2 आलिंद और 1 निलय। कितने हो गए, 3। ये किस में पाया जा रहा है, लिजार्ड और स्नेक। लेकिन मगरमच्छ जो इनका सबसे एडवांस है, छिपकली और सांप की तुलना में मगरमच्छ बिल्कुल एडवांस है। उसके ऑर्डर में जाते जाते मगरमच्छ तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, हार्ट का जो वेंट्रिकल होता है ये आधा आधा डिवाइड हो जाता है। तो हमें बाहर से एहसास होता है कि हृदय जो होता है 4 कोष्ठीय हो चुका है। तो मगरमच्छ में कुछ कैसी पोजीशन दिखाई देगी, कुछ ऐसी, देख लीजिए। यहां पे ऐसा था, पहले तो ये कंडीशन थी, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, ये तो था ही, इसमें भी था। लेकिन ये जो वेंट्रिकल है जिसको आप निलय कह रहे हो, ये निलय कैसे बट गया, आधा आधा बट गया, ऐसे, बस इतना। लेकिन पूरा नहीं हुआ, यहां तक पूरा नहीं हुआ। तो ये क्या बन गया, राइट वेंट्रिकल आरवी और एलवी, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपने देखा कि ये आधा आधा बटा है, बीच का जो सेप्टम है, और आधा नहीं बटा, तो इसलिए ऐसे हृदय को क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड। 4 चैम्बर तो दिख रहे हैं, लेकिन वेंट्रिकल जो आप देख रहे हैं, ये वेंट्रिकल निलय, ये पूरी तरह से नीचे तक बटा नहीं है, सेप्टा पूरा नीचे तक नहीं आया, इसलिए इसको इनकम्प्लीटेड डिवाइडेड हार्ट कहा जाता है। तो हृदय कितना है, 4 कोष्ठीय, लेकिन किसमें, केवल मगरमच्छ में। बाकियों के अंदर छिपकली सांप में कैसा है, 3 चैम्बर्ड। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कैरेक्टर होगा इसमें, अब हम बात करते हैं, श्वसन की बात करी, इसकी बात करी। उत्सर्जन मोस्टली कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं। किसका, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, यानी यूरिकोटैलिक प्राणी होते हैं अधिकतर, मोस्टली यूरिकोटैलिक एनिमल। यूरिकोटैलिक का मतलब है जो यूरिक एसिड के रूप में क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। अब अंडे कैसे देते हैं, ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले प्राणी हैं अधिकतर। और अंडा कैसे होते हैं, अंडे कैसे होते हैं, एग पॉलीलेसिथल, यानी बहुपीत के अंडे होते हैं, उनमें पीतक की मात्रा ज्यादा होती है। और क्या होता है, अंडों के ऊपर कवच पाया जाता है, एग शेल्ड, अंडों के ऊपर कवच पाया जाता है। क्यों पाया जाता है कवच अंडों के ऊपर, इससे पहले जो जंतु थे जो पानी में थे उनके अंडों पे कवच नहीं था। अब आप कहेंगे कि इसको कवच की क्यों जरूरत है, ये एक प्रकार का अनुकूलन है पृथ्वी के प्रति, क्योंकि पृथ्वी पे तापमान क्या होता है, बदलता रहता है। इसलिए बदलते तापमान के कारण क्या होता है कि अंडे के अंदर जो भ्रूण होगा वो मर जाएगा अगर कवच नहीं पाया जाएगा। तो तापमान से रक्षा कौन करेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच होता है वो सूर्य के तापमान से उसके अंदर जो बच्चा है भ्रूण, उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। तो इसलिए अंडों के ऊपर हमेशा क्या पाया जाएगा, कवच पाया जाएगा। तो ये पहले ऐसे जंतु है जिनके ऊपर अंडों पे क्या पाया गया, कवच का पाया गया। तो इनको कहते हैं एग, कैसे होते हैं, शेल्ड एग इनको बोला जाता है, कवच वाले अंडे। ठीक है, और क्या होता है, कवच वाले अंडे होते हैं। और कैसे होते हैं, हमने कहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। निषेचन कैसा होता है, आंतरिक निषेचन। मैंने कल भी बताया था आपको कि आंतरिक निषेचन सबसे पहले इन्हीं जंतुओं में उत्पन्न हुआ, उससे पहले बाह्य निषेचन पाया जा रहा था। बाह्य निषेचन का मतलब है कि पानी के अंदर निषेचन हो रहा था,
जो नर प्राणी है उसने अपने शुक्राणु पानी में छोड़ दिए और जो मादा प्राणी है उसने अपने अंडाणुओं को पानी में छोड़ दिया और पानी के अंदर निषेचन का प्रोसेस हो रहा है आउटसाइड द बॉडी, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है, उसकी नलिका में अंडवाहिनी के अंदर हो रहा है निषेचन, वो कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये इन्हीं प्राणियों के अंदर सबसे पहले देखने को मिला, क्योंकि ये पानी में तो नहीं रहते, फर्स्ट टेरिस्ट्रियल एनिमल थे, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया गया, अंडों के ऊपर कवच पाया गया। दूसरा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई गई, तो इसलिए क्या थे ये एमनियोटिक एनिमल्स। एमनियोटिक का मतलब होता है उन पे 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस, यॉक सैक, ये 4 मेम्ब्रेन अगर अंडे के ऊपर पाई जाती हैं भ्रूण पर, जिसको अपन अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां बोलते हैं, तो ऐसे जंतुओं को बोलते हैं एमनियोटिक एनिमल्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एमनियोटिक एनिमल तो हैं ही, ये 4 झिल्लियां पाई जा रही हैं। अब तंत्रिकाएं कितनी पाई जा रही है ब्रेन में? ब्रेन में क्रेनियल नर्व्स कितनी पाई जा रही हैं? 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, जिनको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसको स्पाइनल नर्व कहते हैं। सो आपने देखा, इसके बारे में तो मैं बता चुका हूं आपको क्रेनियल नर्व के बारे में डिटेल में लास्ट वीडियोस के अंदर, उम्मीद करता हूं कि आपने देखे होंगे सभी। तो उसमें हमने आपको समझाया था क्रेनियल नर्व क्या चीज़ है, स्पाइनल नर्व क्या चीज़ है, ब्रेन से निकलती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग बनाती हैं। तो हम यहाँ बार बार रिपीट नहीं करेंगे, जो पॉइंट इसमें मुख्य हैं रेप्टाइल्स में वो मैंने आपको डिस्कस किए। पहली बार इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन इन्हीं जंतुओं में पाया गया। पहली बार कवच के ऊपर अंडों का इन्हीं के ऊपर इन्हीं में पाया गया। फर्स्ट एमनियोटिक एनिमल भी यही थे जिनमें 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां पाई जा रही हैं, है ना। और सबसे पहले जंतु भी यही थे पृथ्वी पर आने वाले। तो पृथ्वी के तापमान के प्रति ये पूरी तरह क्या हो गए थे, अनुकूलित हो गए थे, इसलिए ये सक्षम थे प्रकृति में रहने के लिए। आप जानते हैं डार्विन्स थ्योरी है, सर्वाइवल इज फिटेस्ट, जो योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्य व्यक्ति को ही जीवित होने का अधिकार है, योग्य जीव को ही जीवित रहने का अधिकार है। तो पृथ्वी की जो कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, ढाल लिया रेप्टाइल्स ने, इसलिए ये पृथ्वी पर रहने में सक्षम थे। आप उसके अनुरूप चेंज हो गए। तो ये एडेप्टेशन आपको दिखाई दे रही है, क्या क्या विशेषताएं इसमें थी कि ये पृथ्वी पर रह पाने में सक्षम थे। ठीक है, तो ये हमने आज बात करी रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि सभी जो टॉपिक्स हैं उसको हमने जो क्लियर किया है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, और आशा है कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।